आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के। वैसे आज मेरे पास टाइम तो नहीं था, क्योंकि अभी कोविड-19 में ड्यूटी लगी हुई है, रात्रिकालीन ड्यूटी। चूरू बॉर्डर पर यहाँ से 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिसमें 1-1.5 घंटा, वो भी गाड़ी से जाते हैं, और जाने का 1-1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा आने का, कुल मिलाकर के पूरी रात भर उसमें हमारा टाइम लग जाता है। और 1 मिनट भी वहाँ खड़ा होने का टाइम नहीं रहता, क्योंकि ज़बरदस्त लोग आ रहे हैं, प्रवासी आ रहे हैं यहाँ, और वास्तव में परेशान है बेचारे। उनकी भी कोई गलती नहीं, हम कह देते हैं कि वो बीमारी लेकर के आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी सुरक्षित आ रहे हैं, पर्सनल गाड़ियों से आ रहे हैं। कुछ गरीब लोग आ रहे हैं, तो वो गरीबों के लिए वहाँ कोई आशियाना या रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न खाने पीने की व्यवस्था, तो मजबूरी में आ रहे हैं। तो ड्यूटी लगी हुई है, इस कारण से फिर भी मेरा मन ये चाहता था कि आज भी एक वीडियो बनाऊं, तो आपके लिए जैसे तैसे करके कुछ टाइम मिला है, उसमें मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो राजस्थान, आज का टॉपिक है राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण या प्राकृतिक वर्गीकरण। ये प्रकृति ने वर्गीकरण किया राजस्थान का। एक होता है कृत्रिम वर्गीकरण सरकार करती है। जैसे अभी बताता हूँ आपको, देखिए ये अपने मान लीजिए राजस्थान है, और ये प्रकृति ने हमारे को अलग अलग प्रकार की भूमि प्रदान की है, उसे हम भौतिक या प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। ये भौतिक प्राकृतिक वर्गीकरण की बात करें तो देखिए, पहला वर्गीकरण तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको बोलते हैं थार का मरुस्थल। क्या बोलते हैं? थार का मरुस्थल। ये पहला वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण है ये वाला, अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये पर्वतीय भाग है, ये रेतीला भाग है, जिसको थार के नाम से जाना जाता है। और फिर इसके बाद में ये है पूर्वी मैदान, जिसको बोलते हैं, ये मैदानी भाग है, बिल्कुल समतल भाग है। इसको पूर्वी मैदानी भाग के आगे पूर्व में जो है ये पठारी भाग है। अब ये पठार है, ये दक्षिणी और पूर्वी दिशा में है, इसलिए इसको दक्षिणी पूर्वी पठार भी कह सकते हैं। और दक्षिण पूर्वी पठार को, क्योंकि ये कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जिले में है, इसलिए इसे हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। तो बात करते हैं हम प्राकृतिक वर्गीकरण की। तो राजस्थान को कुल कितने वर्गीकरण में बांटा गया है? प्राकृतिक वर्गीकरण प्रकृति ने कितने भागों में बांटा है? 1, 2, 3 और 4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4। तो ध्यान रहे, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो उत्तर हो जाएगा 4। और यही अगर कृत्रिम पूछते तो कृत्रिम सरकार बांटती है, सरकार ने कुल 33 जिलों में विभाजन कर रखा है, तो इसका उत्तर क्या होता? 33 हो जाता। तो इस प्रकार से अपने पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल का राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत भाग है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसको आप समझेंगे तब देखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगी। तो इसमें ज्यादातर छात्रों का अलग अलग मत आएगा कि थार मरुस्थल कितना प्रतिशत भाग है, तो जल्दी बिना सोचे समझे तुरंत ही उत्तर क्या कर देंगे? ये कर देंगे। बल्कि ये उत्तर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ध्यान रहे, समझाता हूं आपको। देखिए ये अपना भारत है, और भारत में आपको पता है थार मरुस्थल है, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। 2 देशों में फैला हुआ है, पाकिस्तान और भारत में। जो थार मरुस्थल है उसमें अगर बात करूं मैं भारत की, तो भारत में राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में और पंजाब में, कुल मिलाकर के 4 राज्यों में थार मरुस्थल का विस्तार है। अब प्रश्न यही पूछा है, थार मरुस्थल का राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत भाग है? अगर देश का 100% हम मरुस्थल मान लूं, थार मरुस्थल देश में, पाकिस्तान वाले भविष्य को छोड़ दीजिए, भारतीय मरुस्थल है उसका 100% हिस्से का हम अगर वर्गीकरण करेंगे तो 4 राज्यों में विभाजन करना पड़ेगा। आपको पता है, मैंने बताया 4 राज्य में, तो सिर्फ इसमें पूछा राजस्थान में कितना है, तो 4 राज्य में कौन कौन सा पहले समझ लेना। एक तो गुजरात में है, हरियाणा में है, और पंजाब में है, और राजस्थान में। अधिकांश भाग इसका राजस्थान में है। तो राजस्थान में इसका भाग है कितना प्रतिशत है? 62%। ये उत्तर होगा इसका। ध्यान रहे, देश का जो कुल देश का क्षेत्रफल
के हिसाब से अगर जो मरुस्थल है उसका 1,75,000 वर्ग किलोमीटर थार मरुस्थल है, वो कहाँ है? राजस्थान में है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 62% हो जाएगा, 61 नहीं होगा। ध्यान रहे 61% भी आता है एक उत्तर, 61.11%। वो क्या है? वो अगर हम ऐसे प्रश्न होता थार मरुस्थल का राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है देश, ये प्रश्न कट जाता कि थार मरुस्थल। तीसरा प्रश्न बना देते हैं हम इसको, देखिए अलग से तीसरा प्रश्न हो गया, थार मरुस्थल का राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि राजस्थान को कुल 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें अरावली भी है, मैदानी भाग भी है, और पठार भी है, और मरुस्थल भी है, थार मरुस्थल भी है। तो ध्यान रहे ज्यादातर भाग है वो क्या है? थार मरुस्थल है। राजस्थान को अगर हम 100% मान लें तो राजस्थान के 100% का भाग का अगर मरुस्थल भाग पूछे तो उत्तर हो जाएगा 61.11%, अर्थात लगभग 61%। तो इसका उत्तर क्या हो जाता है? अब प्रश्न बदल गया है, तो थार मरुस्थल का राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है? अब उत्तर हो गया 61%। अगर यही थार मरुस्थल का राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत भाग है तो उत्तर हो जाता 62%। तो ध्यान रहे बड़ा कंफ्यूजिंग का प्रश्न है। और अभी 2 ऑप्शन और है हमारे सामने, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं, ये भी समझ लेते हैं। जब मरुस्थल की बात शुरू होएगी तो इसका उत्तर तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अगला प्रश्न, बात इसी प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न, अगर हम 58.5 की बात करूं तो अब मरुस्थल की बात करते हैं। अभी तक देश की बात की, दूसरे प्रश्न में हमने राजस्थान की बात की, अब तीसरे प्रश्न में मैं बात करता हूं सिर्फ मरुस्थल की। अब मान लीजिए ये 61.11% है, इसको हम 100% मरुस्थल कर देते हैं। ये 100% मरुस्थल है। राजस्थान में जो मरुस्थल है उसको अगर हम 100% मान लें तो उस 100% मरुस्थल में 58.5% जो भाग है वो तो है बालुका युक्त प्रदेश, बालुका युक्त प्रदेश, अर्थात यानी कि लगभग 58.5% भाग पर पूर्ण रूप से मरुस्थल के रेतीले टिल्ले हैं। और अब इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तीसरा हिसाब से मैंने बताया है कि सिर्फ मरुस्थल को 100% मान ले तो उसमें बालू के टिल्ले कितने प्रतिशत है? लगभग पूरे के पूरे बालू प्रदेश। तो उत्तर हो जाएगा 58.5। ये तो बालू का युक्त प्रदेश आ गया। अगर यही प्रश्न ऐसा होता कि राजस्थान के थार मरुस्थल का बालू का, यही प्रश्न इसको बनाते राजस्थान थार मरुस्थल का राजस्थान में बालू का मुक्त प्रदेश, बालू का मुक्त प्रदेश कितना प्रतिशत है? तो मुक्त का मतलब है अब वहां पर मरुस्थल के बीच में वो भाग है जो समतल है, कुछ मैदानी भाग पाए गए, जैसे पोखरण है, बाप जोधपुर में है, थोब बाड़मेर में है, थोब है बाड़मेर में, पोखरण है जैसलमेर में, कनौड़ भांकरी ये भी जैसलमेर में है, और बाप है वो जोधपुर है। ये जो क्षेत्र बता रहा हूं आपको ये बिल्कुल समतल मैदानी भाग है, वो मरुस्थल के बीच में है, लेकिन वहां मरुस्थल के टीले नहीं है, इसलिए उनको क्या बोला गया? बालू का मुक्त प्रदेश। तो राजस्थान में मरुस्थल का कुल कितना प्रतिशत भाग बालू का मुक्त प्रदेश है? तो उत्तर हो जाएगा 41.5%। तो ये तो हो गया बालू का मुक्त प्रदेश, और ये बालू का युक्त प्रदेश इतना प्रतिशत। और अगर इसकी बात करूं तो ये राजस्थान का थार मरुस्थलीय प्रतिशत है, थार मरुस्थलीय प्रतिशत हो गया। और ये देश के कुल मरुस्थल का राजस्थान में भाग हो गया, राजस्थान में भाग हो गया। तो चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। एक प्रश्न मैंने 4 प्रश्न बनाए हैं और आपको ये बेहतर समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की बात कर। हाँ तो देखिए अगला प्रश्न, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे नॉर्मल प्रश्न है।
4 नंबर प्रश्न है, देश में कुल डेजर्ट ब्लॉक, पहले तो डेजर्ट समझ लीजिए। डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल। जैसे हम जिलों को ब्लॉक में विभाजित करते हैं, तहसील वगैरह, इसी प्रकार डेजर्ट यानी मरुस्थल को भी ब्लॉक को भी विभाजित कर रखा है भारतीय सरकार ने। और कुल कितने ब्लॉक हैं देश में? डेजर्ट ब्लॉक 142, यानी कि थार मरुस्थल के कुल 142 ब्लॉक हैं। इनमें से राजस्थान में कुल कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? प्रश्न ये है, राजस्थान में कुल कितने हैं? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि थार मरुस्थल कुल 4 राज्यों में विभाजित, कितने कितने में? तो गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में। और ये बताया था कि 100% जो मरुस्थल अगर राजस्थान भारत का मान ले तो भारत का जो 100% मरुस्थल उसका 62% राजस्थान में। तो आपको पता है कि 142 जो ब्लॉक हैं उन चारों राज्यों में, सभी चारों राज्यों में है। उनमें से राजस्थान में कुल कितने हैं? तो राजस्थान में अधिकांश भाग था इसका, लगभग 62%। तो इसलिए ध्यान रहे राजस्थान में इसके कुल कितने ब्लॉक हैं। तो अब कईयों के दिमाग में होता है कि हम तो डेजर्ट पढ़ते हैं, यानी मरुस्थल पढ़ते हैं, तो ये 61% बार बार आता है, तो ये उत्तर कर देंगे। तो ध्यान रहे इसमें 61 बिल्कुल गलत हो जाएगा। 61 तो मैंने पहले बताया था कि राजस्थान का जो डेजर्ट क्षेत्र है, अर्थात राजस्थान को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा है, उसका टोटल 100% का कुल हिस्सा 61% है वो मरुस्थल है। लेकिन ध्यान रहे ब्लॉक 61 नहीं है, 13 क्या है? तो 13 भी इसमें पहले राजस्थान सरकार ने 13 जिलों में वो विभाजित किया था कि भी यहाँ पर मरुस्थल है, लेकिन बाद में इसको एनसीईआरटी के हिसाब से मान लिया गया कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं जहां मरुस्थल फैला हुआ है। तो ध्यान रहे इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ, 12 जिले, 12 जिलों की बात करो, ये भी ऑप्शन में उत्तर नहीं आएगा। ये तो 12 जिले ऐसे हैं कि जिसमें मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, उस 33 जिलों में से मरुस्थल कितने जिलों में फैला हुआ है? 12 जिलों में। पर ये प्रश्न नहीं पूछा, प्रश्न पूछा है डेजर्ट ब्लॉक कितने हैं। तो ध्यान रहे कुल 142 है पूरे भारत में, उसमें से राजस्थान में कुल कितने हैं? 85। तो राजस्थान में 85 डेजर्ट ब्लॉक है और 12 जिलों में क्या है? मरुस्थल फैला हुआ है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है वो? हाँ 15%। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 5, थार मरुस्थल बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.5%। मैंने पहले बताया था कि थार मरुस्थल का जो मरुस्थली भाग है उसका 41.5% बालू का मुक्त प्रदेश है और बचा हुआ 58.5 बालू का युक्त है, बालू का समेत बोले उसको। इसका निर्माण किस युग में हुआ? प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत आसान, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले तो थार मरुस्थल की विशेषता हम समझते हैं। थार मरुस्थल के बारे में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं? थार मरुस्थल, इसकी विशेषता की बात करता हूं। देखिए ध्यान रहे, ये एक तो यहां अरावली है, पूछ ले पहला प्रश्न बनता है अरावली के पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में है? अरावली के पश्चिम दिशा में। एक तो ये प्रश्न बनता है इसका। दूसरा, राजस्थान का कुल कितना प्रतिशत भाग राजस्थान कुल क्षेत्रफल का? तो 61.11%। और वास्तव में ये 61 के लगभग ही आता है, यानी कि लगभग 2/3 भाग भी आ सकता है, इतना प्रतिशत। और ये हो गया भाग। और राजस्थान की कुल 100% जनसंख्या मान लें तो जनसंख्या कुल कितनी निवास करती है इसमें? तो जनसंख्या करती है 40%, यानी कि अन्य 3 भागों से सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी भाग में निवास करती है। ध्यान रहे 61.11% भाग में 40% जनसंख्या निवास करती है। अगली विशेषता यह है कि कुल 12 जिलों में क्या है? मरुस्थल फैला हुआ है। गंगानगर, हनुमानगढ़, ये बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही का ऊपर वाला भाग है। सिरोही वैसे आता नहीं है, इसमें ध्यान रहे सिरोही को काट देना। बाकी जालौर, पाली, ये नागौर, इन क्षेत्रों में क्या फैला हुआ है? 12 जिलों में कुल थार मरुस्थल फैला हुआ है। अगली विशेषता यह है कि पूछ लें कि विश्व का सबसे आबाद मरुस्थल, आबाद का मतलब धनी, धनी, इससे धनवान कोई मरुस्थल नहीं है। आबाद का मतलब यह है कि यहाँ पर उपज अच्छी होती है, ये विकसित मरुस्थल है। इसमें इंदिरा गांधी नहर ने
का विकास करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। और ध्यान रहे अगला प्रश्न तो और भी महत्वपूर्ण बनता है, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल। तो जैव विविधता वाला सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। पर एक बार थोड़ा देखते हैं इस मरुस्थल के बीच में मैंने बताया कि बालू का मुख्य प्रदेश, अभी पोखरण वगैरह बताया था मैंने आपको, थोक भाग, तो बालू का मुख्य प्रदेश 41.5% किस युग में हुआ? तो वो तो मैदानी भाग है बीच में मरुस्थल के। अब आपको पता है कि मैदानी भाग का निर्माण हुआ था हिमालय पर्वत का निर्माण होने के बाद में नदियों द्वारा, तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ टर्शियरी युग में। और तो सीधी सी बात है थार मरुस्थल में बालू का मुख्य प्रदेशों का निर्माण भी कब होगा? टर्शियरी युग में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बाकी ये गलत है। प्री कैम्ब्रियन युग में तो ध्यान रहे अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। अब इसके बाद में आगे अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये नहीं वाले प्रश्न तो आप विशेष ध्यान करके और बहुत ही गौर से देखा करो। ये जल्दबाजी में प्रश्न गलत होते हैं। वैसे लगभग 50% नंबर सबके आ जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है लास्ट 5 या 10 नंबरों में दिक्कत आती है। और उसमें यही होता है जल्दबाजी में देखते नहीं पूछा हो तो वो देखते नहीं, हम क्या करेंगे। तो यहाँ तुम्हारे सामने थार मरुस्थल का भाग है। पहला प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान के कुल कितने जिले हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं, तो कुल कितने बताए मैंने आपको? 12 जिले। कितने हो गए? 12। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। इसमें चारों सिरोही नहीं आता, ध्यान रहे ऑप्शन में पूछे सिरोही, अजमेर, जयपुर ये नहीं आएंगे बिल्कुल। ये ऊपर वाले 12 जिले हैं वो मरुस्थल में आएंगे। अगला प्रश्न एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि थार मरुस्थल है क्या वास्तव में थार मरुस्थल था पहले भी? तो ध्यान रहे यहाँ पहले टेथिस सागर हुआ करता था। कौन सा सागर है? टेथिस सागर का भाग है ये। टेथिस सागर का मतलब ये है यहाँ पहले समुद्र हुआ करता था बहुत बड़ा टेथिस सागर नाम का। और फिर धीरे 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 ये नीचे गोंडवाना लैंड है वो प्लेटें खिसकी और ऊपर अंगारा लैंड से जा टकराई, तो ये पानी है ये बाहर आ गया। ये आजकल ये 4 महासागर बन गए उनमें चला गया। तो यहाँ जो टेथिस सागर की जो नीचे तली की जो मिट्टी थी वो बालू बलुई मिट्टी वो धीरे धीरे ऊपर उठी और वो खारी ही रह गई। यहाँ पर क्या बन गया? मरुस्थल बन गया भौतिक परिवर्तन के कारण। और इसके उदाहरण भी मिलते हैं राजस्थान में। खारे पानी की जो झीलें मिलती हैं वो किसके उदाहरण है? कई बार पूछते हैं खारे पानी की झील किसका उदाहरण है? तो ध्यान रहे अपने राजस्थान में जितने भी खारे पानी की झील है, सांबर झील, डीडवाना, कुचामन जो भी है वो सारी की सारी टेथिस सागर का अवशेष है। बार बार प्रश्न पूछते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है कि टेथिस सागर का अवशेष मानेगी तो खारे पानी की झीलें नहीं, वरना खारे पानी की झीलें इधर नहीं पाई जाती पूर्व में, इसलिए पाई जाती है कि ये पश्चिम राजस्थान में इस सागर का भाग है। और ध्यान रहे एक प्रश्न बड़ा यह महत्वपूर्ण है। 4 भागों में हमने बांटा था। ये जो शुष्क मरुस्थल है ये शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल 2 भागों में बटेगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं। आपको मैंने बताया मरुस्थल भाग में बड़े बड़े महान कहें तो लंबे लंबी श्रृंखलाएं हैं मरुस्थलों की। बालू का रेतीले जो प्रदेश हैं उनके लंबी लंबी श्रृंखलाएं हैं मरुस्थलों की। तो हम श्रृंखलाओं को अगर थोड़ा समझें तो एक तो होता है, कभी आपने सुना हो कि जैसे उसको बोलते हैं बड़े बड़े बालू का टिल्ले, ठीक है, तो या स्तूप बोलते हैं। स्तूप अलग होते हैं, ये मरुस्थल है। जैसे थार मरुस्थल, इस थार मरुस्थल में ही ये महान मरुस्थल जो बहुत ऊंचे ऊंचे खूब फैले हुए हैं वो जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, ये इस क्षेत्र में ये महान मरुस्थल है। इस क्षेत्र में पश्चिम राजस्थान में, और ये वास्तव में ही सहारा मरुस्थल का ही एक भाग माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। और ध्यान रहे सहारा क्षेत्र में, सहारा जो अफ्रीका में है, वहां ऐसे जो महान मरुस्थल होते हैं बड़े क्षेत्र के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इर्ग। तो प्रश्न क्या अपनी भाषा समझते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये तो सुमेलित है। महान मरुस्थल को हम क्या कहेंगे? इर्ग। कहाँ कहते हैं इर्ग? महान मरुस्थलों को अपने तो महान कहेंगे, बहुत बड़े मरुस्थल है तो सहारा क्षेत्र में अफ्रीका में कहते हैं उसे इर्ग, सही बात है। अगला है चट्टानी मरुस्थल। चट्टानी मरुस्थल का मतलब यह है कि जहां
पत्थर कंकरीले मतलब चट्टान टाइप में पहाड़ है बीच बीच में, उन्हें क्या कहते हैं, सहारा क्षेत्र में हमादा कहते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आप देखेंगे बाड़मेर क्षेत्र में इधर बहुत सारी पहाड़ियां हैं मरुस्थलों के बीच में, तो उन क्षेत्रों को कहते हैं हमादा। अगला है पथरीला मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल एक तरह से बिल्कुल पूरी तरह समतल भाग होता है, पूरी तरह जैसे पठार हो, और उसके नीचे कोयला है, जिप्सम वगैरह, ये टाइट जमीन होती है नीचे, वो निकलते हैं। जैसे बीकानेर क्षेत्र में ये रेत प्रकृति के मरुस्थलीय भाग खूब पाए जाते हैं। तो ध्यान रहे पथरीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल तो बिल्कुल समतल फैला हुआ है, उसे क्या कहते हैं, रेत। ये बात भी सही है, सम्मिलित नहीं है प्रश्न ये पूछा है। लघु मरुस्थल, लघु मरुस्थल थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, यानी चाहे भले बीकानेर में कहें, जैसलमेर में कहें, कुछ कुछ भागों में छोटे मरुस्थल पाए जाते हैं जहाँ खेती कर सकते हैं आराम से, कृषि लघु मरुस्थलों में की जाती है। तो लघु मरुस्थल को क्या कहते हैं, कुब्बड़ पट्टी। ध्यान रहे ये सम्मिलित नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लघु मरुस्थल कुब्बड़ पट्टी। ये गलत है, कुब्बड़ पट्टी का भी प्रश्न आता है, वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में। लेकिन पहले लघु मरुस्थल को क्या कहते हैं, तो लघु मरुस्थल को अपने राजस्थान में कहते हैं रण। क्या कहते हैं, रण क्षेत्र। जैसे ध्यान रहे पोखरण का नाम सुना होगा आपने, या मीठा रण, खारा रण। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लेते हैं। मीठा रण ओब्लिक खारा रण, ये दो रण है अलग से। ये किस जिले में है, ऑप्शन आ जाए बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो उत्तर क्या होगा, तो ध्यान रहे जैसलमेर में। मीठा रण और खारा रण भी कहाँ है, जैसलमेर में। तो मैं आपको बता रहा था रण, रण को अपने स्थानीय भाषा में टाट तल्ली भी कहते हैं, जहां उस क्षेत्र में ये खेती क्या करते थे, पानी भर जाया करता था बरसात का। वैसे पानी भर जाता है बालू का स्तूपों के बीच में, वो एक तरह से झील टाइप हो जाती है। उन्हें भौगोलिक क्षेत्र में नाम है पलाया, और ये पलाया झीलें नाम दिया गया। तो कई बार प्रश्न आता है पलाया झीलें किस जिले में पाई जाती है, तो पलाया झीलें जैसलमेर में पाई जाती है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, बार बार प्रश्न आता है कि पलाया झीलें किस जिले में पाई जाती है, जैसलमेर में। अब इसके बाद में आपको, हाँ तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, पलाया झीलें कहाँ पाई जाती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। पलाया झीलें वो हैं जो अस्थायी झीलें हैं। जैसे मान लीजिए ये जैसलमेर है, और जैसलमेर में कहीं चाहे बीकानेर में कहीं भी कहीं, मतलब जो बड़े बड़े बालू का स्तूप है इस प्रकार से ऊंचे नीचे। अब यहाँ बरसात होती है ऊपर से, तो ये पानी है यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ फिर ये तालाब सा बन जाता है, तल्ली बोलते हैं जैसे टाट या तल्ली। तो ये पानी है, इसको आगे जाने से रोक देते थे। यहाँ जैसे मैंने पालीवाल, ये पुष्करणा ब्राह्मण, कौन से पुष्करणा ब्राह्मण थे, जो वो क्या यहाँ पर रुकावट पैदा कर देते पानी की, और पानी को इकट्ठा कर लिया करते थे। तो उस जो अस्थायी झील बनाते थे उन्हें टाट या रन या तल्ली कहा जाता था, लेकिन भौगोलिक नाम उसका क्या है, पलाया झीलें। तो पलाया झीलें कहाँ पाई जाती है, इसका उत्तर हो गया जैसलमेर में। ये पुष्करणा ब्राह्मण है या पालीवाल ब्राह्मण, ये इनकी एक परंपरागत खेती हुआ करती थी, यहाँ पर खेती किया करते थे। अगला है लाठी सीरीज क्यों प्रसिद्ध है, तो लाठी सीरीज ध्यान रहे, पहली बात तो लाठी सीरीज है कहाँ, तो ये ध्यान रहना, लाठी सीरीज जैसलमेर में। कहाँ पर है, जैसलमेर में। ये पट्टी है इस प्रकार से। अब इस पट्टी के बारे में हम समझे, ये घास की पट्टी है, भूगर्भिक जल पट्टी है, पशुओं को नियंत्रित करने की प्रणाली। कई सोचे भाई पशुओं को नियंत्रित करने की लाठी जरूरत पड़ती है, ध्यान रहे लाठी सीरीज एक पट्टी है, और ये इसके आंतरिक भाग में बहुत अधिक जल के भंडार मिले हैं, इसलिए ये कौन सी होगी, भूगर्भिक जल पट्टी है। ध्यान रहे यहाँ एक जैसलमेर में एक नलकूप खोदा गया है, जिसका नाम सुना होगा आपने, चांदन नलकूप। कौन सा, चांदन गांव में चांदन नलकूप। ये थार का घड़ा कहलाता है। थार का घड़ा किसको कहते हैं, थार का घड़ा चांदन नलकूप को कहते हैं। कहां पर है, जैसलमेर में है। तो इससे संबंधित ये पश्चिम राजस्थान से संबंधित कहे तो, या आज का टॉपिक है मरुस्थल संबंधित, ये पूरा हुआ। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब मुझे रात्रिकालीन ड्यूटी भी करनी है कोविड-19 के तहत। जो प्रवासी भारतीय या जो भी है ना अदर राज्यों से आ रहे हैं, वहाँ 70-80 किलोमीटर दूर जाना है, तो मैंने आपको जैसे तैसे टाइम निकाल करके आपके लिए बनाया है। तो आप ये शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और सब्सक्राइब जरूर करें, सभी बच्चों को मिले, सबको फायदा मिले, क्योंकि मैं आपको एक ऑथेंटिक पर्सन दे रहा हूँ। कोई इस प्रकार से किस प्रकार से लोक लुभावना नहीं काम कर रहा, बिल्कुल ईमानदारी से निःशुल्क, बिना किसी ऐसी सोच के कि किसी बच्चे को टाइम खराब किया जाए, नहीं, उसके जीवन को प्रभावित किए बगैर
और उसके जीवन को आगे बढ़ाने से संबंधित ये कार्य कर रहा हूँ। तो धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।